हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा उदय सिंह के बारे में चर्चा की थी। उदय सिंह किस प्रकार आपके शासक बनते हैं, किस प्रकार उदय सिंह का शासन काल रहता है, किस प्रकार उदय सिंह अपने शासन काल के दौरान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था उदय सिंह और अकबर के मध्य कैसे संघर्ष हुआ, जिसमें आपके मेवाड़ का तीसरा शाखा भी होता है। मेवाड़ के तीसरे शाखे में हमने देखा था कि आपके अकबर ने चित्तौड़ के अंदर आपका नरसंहार भी करवाया था 30,000 लोगों का। इसके बाद में मैंने बताया था कि आपके मेवाड़ पे अकबर का अधिकार हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जो आपके उदय सिंह जो पहाड़ियों में गए हुए थे वो आपके बाहर आते हैं और गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। और 28 फरवरी 1572 को होली के दिन आपके उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो हमने आपके उदय सिंह को कल पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है आपके महाराणा प्रताप को। आज हमको किसको पढ़ना है? आपके महाराणा प्रताप को। आज हम आपकी चर्चा करेंगे, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से आपके महाराणा प्रताप के। लेकिन महाराणा प्रताप की चर्चा करने से पहले मैं आपको उदय सिंह की एक दो बातें वो बता देता हूं। जैसे कि आपके उदय सिंह के निर्माण कार्य कि एक तो आपके उदय सिंह ने 16 मार्च 1559 को आपके उदयपुर की स्थापना करवाई थी, क्योंकि उस समय आपके 1559 में उदय सिंह के एक पोता होता है, महाराणा प्रताप के पुत्र होता है आपका अमर सिंह। और जो वो अमर सिंह होता है तो अमर सिंह की आपकी धोख लगाने जाते हैं एकलिंग जी के। तो रास्ते में उन्हें ये विचार आया था इस जगह को देखे कि यहाँ पे एक शहर बसाया जाए, और वो एक शहर बसाते उदयपुर। तो याद रखना कि उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आपके उदयपुर की स्थापना की थी आपके उदय सिंह ने। कब की थी? तो 1559 में। और एक आपकी उदय सागर झील की स्थापना कौन करता है? तो उदय सागर झील की स्थापना भी आपके उदय सिंह ने की थी। तो एक दो बातें ये देख लेना आप। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आपके उदयपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना कब की गई? तो आपकी 1559 में। किसके द्वारा की गई? तो आपके महाराणा उदय सिंह द्वारा, महाराणा उदय सिंह द्वारा। ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है उदय सागर झील, उदय सागर झील की स्थापना उदय सागर झील की स्थापना भी कौन करता है? तो आपके महाराणा उदय सिंह। इतनी सी थोड़ी सी उदय सिंह की आपको चर्चा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अब हम आपके पर्टिकुलर बात करते हैं किसके? आपके महाराणा प्रताप के। तो आज का जो आपका लेसन है, जो आपका चैप्टर है, वो रहेगा आपके महाराणा प्रताप। 1572 से आपके 97। जब भी आप जिक्र करते हो राजस्थान इतिहास का, राजस्थान इतिहास का जब हम जिक्र करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने हमेशा से एक नाम निकल के आता है, महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, आपके राजस्थान के स्वाभिमान प्रताप, राजस्थान के वो योद्धा जो बच्चों बच्चों के जबान पे होता है, वो महाराणा प्रताप। मेवाड़ के इतिहास में गर्व का एक शासक, मेवाड़ के इतिहास में वह योद्धा जो जन जन तक उसकी आवाज पहुंची थी, वो महाराणा प्रताप। कहने का मतलब महाराणा प्रताप के बारे में वैसे तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो महाराणा प्रताप को। क्योंकि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि महाराणा प्रताप को बच्चा बच्चा, राजस्थान का प्रत्येक लोग इनकी बातों को सुनता है। लेकिन आज हम इनकी आपकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते। तो पहले मैं इनके परिचय से बात करता हूं कि महाराणा प्रताप के पिता कौन है। महाराणा प्रताप के पिता, तो पिता की बात आएगी तो याद रखना महाराणा प्रताप के पिता है उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। इनकी माता कौन है? तो माता है जयवंता बाई। कौन? आपकी जयवंता बाई। और जयवंता बाई किसकी पुत्री थी? तो हमने पढ़ा था आपके अखेराज सोनगरा के पत्नी। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई। ठीक है। इसके बाद इनका जन्म कब हुआ?
तो 9 मई 1540 को रविवार के दिन, एक ये भी याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डेट वगैरह शासन काल वगैरह याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, पर कुछ आपके पर्टिकुलर शासक होते हैं उनके बारे में हमें एक एक चीज की ध्यान रखनी होती है। तो महाराणा प्रताप का शासन काल भी याद रखना है कि इन्होंने कब तक शासन किया, तो आपका 1572 से लेकर 97 तक। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, और इनका जन्म 9 मई 1540। अब कुछ तो देखते हो कि महाराणा प्रताप का जन्मदिन आपका 9 मई को बनाते हैं, और कुछ देखते हो कि इनका जन्मदिन आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को बनाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 विक्रमी संवत। कहने का मतलब आपका जो कैलेंडर है, जो हमारा कैलेंडर है, उसके अनुसार तो 9 मई 1540, और ऐसे मानो कि हमारी मम्मी वाला जो कनेक्टर, आपका मम्मी वाला जो कैलेंडर है, उसके अनुसार आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, और 1597 विक्रमी संवत। कहने का मतलब जब भी आप ईस्वी से विक्रमी संवत जाते हो तो उसमें आपका 57 ऐड कर दिया करो, तो ये 1540 में 57 ऐड करें तो 1597 ईस्वी। कौन सा महीना? तो आपका ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ को मैं और अच्छी भाषा में कहूं तो आपने राजस्थान में कह जी जेठ भाई, कौन सौ महीनों का? जेठ। तो जेठ शुक्ल, शुक्ल का मतलब आपका चानन पक्ष, और तृतीया का मतलब तीज। तो क्या जेठ की चानन पक्ष की तीज को भी आपके जयंती मनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में इनकी पत्नी, तो पत्नी याद रखना अजबदे, अजबदे पंवार, अजबदे पंवार। तो अमर सिंह, कौन आपका? अमर सिंह। पिता, माता, जन्म, पत्नी, पुत्र। एक इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, और बचपन का नाम कीका। देखो, का नाम कीका थोड़ा सा ध्यान रखना, पर वास्तव में हम देखते हैं तो जो आपके पहाड़ी इलाका है, जो मेवाड़ी इलाका है, उनमें सभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कीका ही कहा जाता है। तो भगवान जाने ये कैसे आरपीएससी वालों ने मान लिया कि महाराणा प्रताप का नाम कीका है, लेकिन वास्तव में तो वहां पे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सबका नाम कीका होता है। पर हमें थोड़ा सा आरपीएससी की तरफ से ध्यान रखना है कि इनका नाम बचपन का आपके कीका है। जिस प्रकार हमारे राजस्थान में, हम जहां से आपके चूरू जिले से, तो यहाँ पे तो हमारे छोटे बच्चों का नाम कालिया धुलिया होता है। आप अलग जाओगे तो वहां का स्थानीय नाम और मिल जाएगा। उसी प्रकार भीलों के क्षेत्रों में हर बच्चे को आपका कीका कहा जाता है। तो पर हमें याद रखना है कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम है कीका। अगर मैं इनके साहित्य की नाम की बात करूं कि साहित्य नाम, तो साहित्य नाम आप याद रखना पाथल। साहित्य नाम क्या हो जाएगा आपका? पाथल। बचपन का नाम कीका, साहित्य नाम पाथल। अन्य नाम की बात करूं मैं कि इन अन्य और किस नाम से जाना जाता है। एक तो इन्हें आपके हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, याद रखना, हल्दी घाटी का शेर। एक इन्हें आपका वीर शिरोमणि कहा जाता है, वीर शिरोमणि। हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि, ये सारे आपके नाम है महाराणा प्रताप के। तो ये महाराणा प्रताप का आपका परिचय है। महाराणा प्रताप का ये राशन कार्ड मान सकते हो आप कि महाराणा प्रताप के पिता कौन है, तो आपके उदय सिंह, माता जयवंताबाई। इनका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 रविवार को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। पत्नी कौन है? तो अजबदे पंवार। पुत्र आपका अमर सिंह। बचपन का नाम कीका, साहित्य नाम पाथल, और अन्य नाम तो हल्दी घाटी का शेर और वीर शिरोमणि। एक चलो, जब हमने आपके जन्म की बात की तो जन्म स्थान की भी बात कर लेते कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। जन्म स्थान तो याद रखना जूना कचहरी, जूना कचहरी। जूना कचहरी कहां पर है? तो आपकी बादल महल। और ये बादल महल कहां पर पड़ता है साहब? तो ये पड़ता है कटारगढ़ में।
और कटारगढ़ कहां पे है साहब? तो कटारगढ़ है आपका कुंभलगढ़ में। कहने का मतलब सीधा सा पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? कुंभलगढ़। फिर थोड़ा डीप पूछा जाए कि कुंभलगढ़ नाम ना दे कि कुंभलगढ़ में कहां हुआ? तो कटारगढ़। फिर कटारगढ़ भी ऑप्शन में ना हो तो आपका बादल महल, क्योंकि कटारगढ़ के अंदर क्या बना हुआ है आपका? बादल महल। और बादल महल भी ना हो तो कहां पे? आपके जूना कचहरी में। तो महाराणा प्रताप का ऐसे मान सकते हो कि जो बचपन था वो कौन से दुर्ग में बीता था? तो महाराणा प्रताप का बचपन कौन से दुर्ग में बीता? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में, क्योंकि इनका जन्म कहां पर हो रहा है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। इतनी बात हुई। अब मैं इससे आगे चर्चा करता हूं कि जैसे 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई थी किसके? आपके महाराणा आपके उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के जो महाराणा प्रताप के पिता थे। अब मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह के 3 पुत्र प्रमुख थे, एक आपके महाराणा प्रताप, एक आपके जगमाल और एक आपके शक्ति सिंह। कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे ये आपके जयवंता बाई के पुत्र थे, और एक मैंने आपको उदय सिंह की रानी और बताई थी, धीरबाई भटियाणी। और धीरबाई भटियाणी का पुत्र हुआ करता था जगमाल। और कहते हैं कि उदय सिंह धीरबाई भटियाणी के कहने पे उनके प्यार में प्रभावित होकर बड़े बेटे प्रताप को अगला उत्तराधिकारी घोषित न करके घोषित कर दिया था आपके जगमाल को। किसको? आपके जगमाल को। जब जगमाल को घोषित किया तो कहते हैं कि उस समय जो आपके राजा थे उनमें एक प्रथा चलती थी कि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उस समय जो आपका ज्येष्ठ पुत्र होता था, जो बड़ा बेटा होता था, वो आपके अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं जाता था। वो अपने दुर्ग में रहता था और उसके राज्य अभिषेक की तैयारियां कर दी जाती थी। तो जब गोगुंदा में आपके महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया तो उसमें शामिल नहीं था आपका कौन? जगमाल, क्योंकि जगमाल अपने राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहा है। तो कहते हैं कि जब आपके महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो वहां पे अनेक सामंत आए हुए थे मेवाड़ के, इधर महाराणा प्रताप भी शामिल है। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप के जो ननिहाल वाले थे अखेराज सोनगरा, इन्होंने जिक्र किया उस समय आपके उन सामंतों के बीच में कि क्या इस समय उदय सिंह को शासक बनाना महाराणा उदय सिंह का सही था? कहने का मतलब उत्तराधिकारी घोषित करना। आप इस समय मेवाड़ की सिचुएशन देखो कि अकबर के आक्रमण हो रहे, इस समय मेवाड़ आपकी संकटों से घिरा हुआ है, और उस समय योग्य पुत्र को आपका उत्तराधिकारी न बना के उसको आपका उत्तराधिकारी बनाना क्या सही है? कहने का मतलब अखेरा सोनगरा इशारा कर रहे थे कि योग्य प्रताप है तो उत्तराधिकारी प्रताप को बनाना चाहिए। और वो इशारा करके कह रहे थे आपके करसनदास चुंडावत को, क्योंकि जो करसनदास चुंडावत था वो सलूम्बर से था और सलूम्बर का उस समय सामंत हुआ करता था। और मैंने जब आपको महाराणा लाखा जी पढ़ाए थे तब बताया था कि राज तिलक का जो अधिकार है वो सलूम्बर का जो जागीरदार होता है उसके पास था कि किसको राजा बनाना है, किसको राजा नहीं। तो वो करसनदास चुंडावत को इशारा कर रहे थे कि क्या आप सहमत हो कि इस समय आपके मेवाड़ का जो राजा या मेवाड़ का जो महाराणा बड़े वो जगमाल है? तो करसनदास चुंडावत जी मना कर देते कि हम इसमें सहमत नहीं है, और हम तो आपके लो राजा बनाना या महाराणा बनाना चाहते हैं किसको? महाराणा प्रताप को। तो कहते हैं कि उस समय प्रताप के तलवार बांधी थी किसने? आपके करसनदास चुंडावत ने, करसनदास चुंडावत ने। और राज तिलक कर रहे आपके अखेराज, और आपके अखेराज, और उनका मामा भी हुआ करता था भान सोनगरा। तो उस प्रकार तो कहने का मतलब जो महाराणा प्रताप है इनका जो प्रथम राज्य अभिषेक है, कौन सा आपका प्रथम राज्य अभिषेक? राज्य अभिषेक है वो प्रथम राज्य अभिषेक आपके 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही हो गया था। पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम आपका राज्य अभिषेक कब हुआ, तो 28 फरवरी 1572 को ही हो गया था। और कहां पे हुआ था? तो आपके गोगुंदा में हुआ था। इनके कमर पे तलवार किसने बांधी? तो करसनदास चुंडावत ने बांधी। और करसनदास चुंडावत कौन है? तो आपके सलूम्बर का सामंत है। और इसका राज तिलक वगैरह किसने किया था? तो आपके अखीराज सोनगरा ने किया था। अब इधर भाई आपका राजा बना हुआ था, आपका राज तिलक की तैयारी कर रहा था कौन? आपके जगमाल। तो कहते हैं कि बाद में ये सभी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचे और जगमाल को स्पष्ट स्पष्ट कह दिया आपके चुंडावत जी ने कि हम आपको राजा स्वीकार नहीं करते,
हमने तो राज्य अभिषेक कर दिया है किसका, आपके महाराणा प्रताप का। तो प्रताप और जगमाल के बीच में मनमुटाव हुए और कहते हैं कि जो आपका जगमाल है ये फिर चला गया, ये जगमाल आपका चला जाता है, अकबर की सेवा में चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है, बाद में ये दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके महाराणा प्रताप का प्रथम राज्य अभिषेक कब हुआ, तो 1572 में, और आपके कहां पर हुआ, गोगुंदा में। अब कहते हैं कि प्रताप जब गोगुंदा में आपका राज्य अभिषेक हो गया था, अब उसे जब आपका जगमाल भी चला जाता है तो अब लगा कि मैं भाई आपके मेवाड़ का राजा हूं। तो कहा कि भाई राजा बन गए तो एक विधिवत रूप से तो राज्य अभिषेक करवाया जाए, तमंचे पे डांस वगैरह करवाया जाए, मेवाड़ का मैं राजा हूं, आसपास के राजाओं को बुलाया जाए। तो कहते हैं कि जो प्रताप का जो विधिवत रूप से जो राज्य अभिषेक है, विधिवत रूप से राज्य अभिषेक, विधिवत रूप से आपका राज्य अभिषेक 1572 में ही हुआ था, और ये कहां पर हो रहा है, आपके कुंभलगढ़ में। पर सवाल याद रखना इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इस समय राज्य अभिषेक में एक मारवाड़ के शासक आए थे, और वो थे मारवाड़ के शासक कौन, आपके चंद्रसेन। मारवाड़ के महाराजा चंद्रसेन, मारवाड़ के महाराजा चंद्रसेन ने राज्याभिषेक में भाग लिया था। मारवाड़ के महाराजा चंद्रसेन ने भाग लिया। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है बच्चों, याद रखना कि जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ तो मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था, तो मारवाड़ के चंद्रसेन ने भाग लिया। अब जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हो गया, महाराणा प्रताप आपके मेवाड़ के शासक बन गए, तो ये चर्चा गई आपके अकबर के पास। और जब अकबर के पास गई तो अकबर ने फिर दिमाग चलाया कि मेवाड़ वालों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई जाए। इसलिए कहते हैं कि अकबर ने आपके प्रताप के राजा बनने के बाद कुछ अपने शिष्टमंडल भेजे। कहने का मतलब संधि का प्रस्ताव भेजा किसके पास, आपके महाराणा प्रताप के पास। किसने, आपके, तो याद रखना कौन भेज रहा है आपके संधि का प्रस्ताव, तो अकबर। तो अब मैं बात करता हूं अकबर के शिष्टमंडल की। अकबर द्वारा दिए गए शिष्टमंडल, शिष्टमंडल 4 मान लो, कितने भेजे गए, 4, ये याद रखना। कहने का मतलब अकबर है वो चाहता है कि महाराणा प्रताप शासक बन गए तो महाराणा प्रताप के साथ संधि कर लो, और महाराणा प्रताप संधि के तहत मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो जो पहला आपका शिष्टमंडल भेजा था उस व्यक्ति का नाम है आपके जलाल खां करोची। जलाल खां करोची, ये आपके 1572 में भेजा गया। अब जलाल खां करोची महाराणा प्रताप के पास आता है और महाराणा प्रताप को आके कहता है कि अकबर ने आपको शासक बनने पे बधाइयां भेजी है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको प्रताप जी। प्रताप जी ने कहा धन्यवाद। कहा कि प्रताप जी आपसे एक बात करनी है। कि हाँ हाँ बोलो। कि बादशाह अकबर चाहते हैं कि जिस प्रकार आपके पिता उदय सिंह के साथ संघर्ष हुआ था वैसा संघर्ष ना करना पड़े, किसी भी प्रकार का युद्ध ना करना पड़े, इसलिए आप अकबर के साथ संधि कर लीजिए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। पर कहते हैं कि महाराणा प्रताप आपका स्वाभिमान वाला एक योद्धा और वो साफ मना कर देता है कि मुझे अकबर के साथ कोई भी संधि करना नहीं है। जलाल खां करोची फिर समझाता है कि आप समझिए आपका इस समय मेवाड़ है वो संकटों से घिरा हुआ है, इस समय मेवाड़ की स्थिति को आप जानिए और आप अकबर के साथ संधि कर लीजिए। पर कहते हैं कि आपके महाराणा प्रताप ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कोई भी संधि नहीं करना चाहता हूं, और जलाल खां करोची यहां से चला जाता है और जाके अकबर को बताता है कि आपके महाराणा प्रताप ने साफ साफ मना कर दिया है कि मुझे किसी भी प्रकार की संधि नहीं करनी। तो आपके अकबर फिर एक व्यक्ति को भेजता है। अकबर को लगा कि आपके जलाल खां करोची से बात नहीं बन रही है, युवा है अभी महाराणा प्रताप, अभी युवा शासक बने, तो क्यों ना किसी युवा व्यक्ति को भेजा जाए।
और राजपुताने का है तो किसी युवा राजपुताने के व्यक्ति को भेजा जाए। और उस समय आपके राजपुताना का युवा व्यक्ति महाराणा प्रताप के दरबार में थे आपके मानसिंह। मानसिंह जान गए, मानसिंह कछुआ आमेर वाले। तो मानसिंह को बुलाया और पूछा कि हाँ मानसिंह जी, जयपुर गए आपको कितने एक दिन हो गए? कि हाँ सब दिन तो काफी। तो चलो आप एक काम करो, 5-7 दिन 10 दिन आप जयपुर घूमे हो, अपने आमेर साम्राज्य में जाके आओ, और मेरा एक छोटा सा काम करना, जाता जाता मान आपके महाराणा प्रताप से मिल के जाना। कहने का मतलब दूसरा जो दूत है, जो दूसरा है, वो भेज रहे हैं किसको? आपके मानसिंह को। और मानसिंह आया था आपके जून 1573 में। कहते हैं कि जैसे ही मानसिंह आया और अकबर को समाचार मिला कि मिलने के लिए संधि का प्रस्ताव लेके आपका मानसिंह आ रहा है, तो महाराणा प्रताप ने दिमाग लगाया कि एक मिलने की एक कूटनीति होती है, मिलने का एक शिष्टमंडल होता है, मिलने का एक लेवल होता है। क्यों न आमेर का जब राजकुमार आ रहा है तो मैं मेवाड़ का महाराणा उससे मिलने क्यों जाऊं? क्यों ना मैं अपने राजकुमार को उससे मिलने के लिए भेज देता हूं। तो कहते हैं कि जैसे ही मानसिंह आया तो मानसिंह के लिए भोजन के लिए आपका ठहराया गया, और कहते हैं कि आपके मानसिंह से मिलने आया था अमर सिंह। मेवाड़ का उस समय युवराज कौन है? आपके महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। और कहते हैं कि अमर सिंह थे वो थोड़े से अलग स्वभाव के योद्धा थे, जैसे अपने गांव में कौन के बुछोडो टाबर है, उस प्रकार से अमर सिंह का व्यवहार हुआ करता था। तो एक तो अमर सिंह लेट आया, तो मान सिंह सोच रहा था देखो आयोजन करने वाले हैं भोजन का, वो ही लेट है, और अमर सिंह आया। अमर सिंह को देखते ही मान सिंह समझ गया था कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं है। और अमर सिंह को महाराणा प्रताप ने पूछा कि आपके पापा क्यों नहीं आए? तो कहते हैं कि अमर सिंह ने बताया कि पापा को तो आज पेट दर्द हो रहा है, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो मान सिंह समझ गया था कि महाराणा प्रताप उनको अपने लेवल का नहीं समझ रहे, उनको अपने बराबर का नहीं समझ रहे। क्योंकि आप खुद देखोगे कि हमारे देश में कोई दूसरे देश का विदेश मंत्री आता है तो हमारा विदेश मंत्री मिल लेता है, कोई आपका रक्षा मंत्री आता है तो हमारा देश का रक्षा मंत्री मिल लेता है, लेकिन किसी देश का प्रधानमंत्री आता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री उससे मुलाकात करते हैं। और उसी प्रकार आमेर का युवराज आया है तो महाराणा प्रताप ने अपने युवराज को मिलने को भेज दिया। तो कहते हैं कि मानसिंह नाराज हो गए, थालियां वगैरह उछालते कि मुझे नहीं खाना आपका खाना ऐसे वैसे, और कहा कि मैं देख लूंगा, आपके पापा का पेट दुख दर्द हो रहा है, मैं युद्ध में आऊंगा और अपने पापा को बोल देना कि मैं आपका पेट का जो इलाज है वो युद्ध के अंदर कर दूंगा। और मान सिंह जी चलने लग जाते हैं। तो अमर सिंह जी ने पीछे से आवाज लगाई कि अंकल अंकल रुको। तो आपके मान सिंह ने कहा कि हाँ क्या है? कि आप क्या कह रहे थे कि मैं युद्ध में देख लूंगा और इलाज युद्ध में कर दूंगा? एक काम करना, आप आते समय अपने फूफा को भी साथ ले आना। मानसिंह फिर गुस्सा हुआ, फूफा मतलब अकबर को भी साथ लेना, क्योंकि आपके मानसिंह की जो बुआ थी उसकी शादी की हुई थी किसके साथ? आपके अकबर के साथ। मानसिंह ने कहा ऐसे वैसे, फिर थोड़े से आपके मानसिंह आगे चलते हैं तो फिर आपके अमर सिंह ने आवाज ली, अंकल अंकल एक बात और सुनते जाओ। बोले हाँ क्या है? कि हमारे यहाँ पे सोजत है और सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है और मेहंदी आप ले जाना। कहने का मतलब मान सिंह का बार बार अपमान कर रहा है कौन? आपका अमर सिंह। और मान सिंह आपका अकबर के पास जाता है और जाके कहता है कि मुझे सेना दो, मुझे मेवाड़ पे अभी आक्रमण करना है, मैं प्रताप को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो अकबर ने पूछा कि अरे बात क्या हुई, बात तो बता। तो उसने बताया कि मुझसे मिलने ही नहीं आया आपका महाराणा प्रताप, अपने युवराज को भेज दिया अमर सिंह को, ये बात हुई, ऐसे ऐसे बात हुई। तो अकबर समझ गया था कि प्रताप आपका राजनीति में कितना दक्ष है, और सही भी है कि आपका एक युवराज मिलने को जा रहा है तो आपके उसने अपने युवराज को मिलने को भेज दिया। इसलिए अकबर ने फिर से दिमाग लगाया कि एक व्यक्ति को और भेजा जाए संधि के लिए, और इस बार उन्होंने मान सिंह के पिता आपके आमेर के राजा भगवंत दास को मिलने के लिए भेजते। तो तीसरा जो शिष्टमंडल था वो आया कौन? आपका भगवंत दास। कौन? आपका भगवंत दास। और ये आए थे आपके सितंबर 1573 में। और जब भगवंत दास महाराणा प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव लेके, तो बाकायदा रूप से आपके महाराणा प्रताप है उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे मिलते हैं। और जब भगवंत दास और आपके महाराणा प्रताप की मुलाकात होती तो भगवंत दास प्रताप को कहते हैं कि प्रताप आपको अकबर के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेवाड़ की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो आपके अकबर के साथ संघर्ष करे। पर कहते हैं कि प्रताप ने कहा कि भगवंत दास जी आपको पता है
अकबर के दादा परदादा के समय जो बाबर हुआ करता था, बाबर के साथ हमारे दादा राणा सांगा जी लड़े थे। और आप तो भूल गए कि राजपूताना के सभी शासक आप भी हमारे झंडे के नीचे इकट्ठे होके आपके बाबर से लड़े थे, और आप कह रहे हो मैं संधि कर लूं। उस समय मेवाड़ इतना शक्तिशाली था, आज मानता हूं कि मैं मेवाड़ उतना शक्तिशाली नहीं है। आज आपका आमेर शक्तिशाली। आप एक काम करो, आप अकबर के खिलाफ युद्ध करो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने को तैयार हूं। तो भगवान दास ने कहा कि तेरे दादा का भी दिमाग खराब था और वैसा ही तू है, तेरा भी दिमाग खराब। हमें कोई युद्ध नहीं करना है, तुम संधि करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि भगवान दास भी वापस चला गया। तो ना तो जलाल खा करोची आपका सफल हो पाया संधि कराने के लिए, ना मानसिंह सफल हो पाया, और ना ही सफल हो पाया कौन, आपका भगवान दास। तो कहते अकबर ने फिर एक बार दिमाग लगाया कि किसी एक व्यक्ति को और भेजा जाए, और अकबर ने चौथे रूप में अपने शिष्टमंडल के रूप में टोडरमल जी को भेजा। इसको आपके टोडरमल जी को। और ये आते हैं आपके दिसंबर 1573 में। अब कहते हैं कि टोडरमल जब आपके महाराणा प्रताप से मिलने आए, तो मिलने पर आने पे उन्होंने बताया कि आपको अकबर के साथ ने अकबर ने संधि का प्रस्ताव भेजा है और आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। पर कहते हैं प्रताप टोडरमल जी को भी मना करते थे। टोडरमल आपके अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उन्हें समझाया कि आप नहीं जानते अकबर के पास इतना खजाना है, इतने लंबे समय तक वो संघर्ष कर सकता है। आपकी मेवाड़ है वो छोटी रियासत है, आप इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप उनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। पर प्रताप ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, मेवाड़ में बहुत दानदाता बैठे हैं, हम युद्ध कर लेंगे। आप अकबर को जाके कह दो हम संधि के लिए तैयार नहीं है, हम संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो जब कहते हैं कि टोडरमल भी वापस चला जाता है, तो ये अकबर द्वारा 4 संधि के प्रस्ताव भेजे गए। तो याद रखना कि सबसे पहले कौन आया, तो आपका जलाल खा करोची, उसके बाद में आपका मानसिंह, तीसरा आपका भगवंत दास, और चौथा आपका टोडरमल। जलाल का 1572 में, और ये तीनों आपके 1573 में। तो याद रखना 4 ऑप्शन देके पूछ ले कि अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल 4 में से इनमें से एक नहीं है, तो चारों के नाम आपको याद रखना है, जलाल खा करोची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। और आमेर से कौन कौन गए थे, तो एक आपका मानसिंह है और एक आपके भगवंत दास है। जब संधि के सारे जो प्रस्ताव थे, जो अकबर संधि चाहता था, वो संधि नहीं हो पाई, तो फाइनली एक युद्ध होगा। क्योंकि अब निश्चित रूप से अकबर चाहता है कि प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करे और मुझे मेवाड़ पर अधिकार करना है, मेवाड़ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। इसलिए अब इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। अब हम उस युद्ध की बात करते हैं। अब उस बात करूं तो वो युद्ध है आपके हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। पहली बात कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आपका 18 जून 1576 को। इसके बाद में हल्दी घाटी का मैदान कहां पर है, तो खमनोर, आपका राजसमंद में। हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये कौन सी नदी के पास लड़ा गया, तो याद रखना आपकी बनास नदी। और बनास नदी का जो मार्ग है, जो बनास नदी के आसपास जो आपकी कांटीली झाड़ियां हैं, जो पथरीला भूभाग है, उसे ही कहा जाता है आपका रक्त तलाई। क्या आपका रक्त तलाई। और युद्ध हो कब रहा है, 18 जून 1576 को। इसके अलावा ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो एक तरफ कौन है आपके महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के सामने कौन है, तो आपके अकबर, मुगल बादशाह अकबर। याद रखना क्या अकबर युद्ध में स्वयं आया था, तो अकबर युद्ध में स्वयं नहीं आया, स्वयं नहीं आया। तो फिर कौन आया, तो अकबर की तरफ से एक तो आपके मानसिंह, मानसिंह को सेनापति बनाया गया, और एक इनके साथ नेतृत्व दिया गया आसफ खां को। और मान सिंह को पहली बार आपका स्वतंत्र सेनापति बनाया गया। तो याद रखना कि आपका प्रथम बार
स्वतंत्र सेनापति, बार स्वतंत्र सेनापति बनाया गया। और इधर महाराणा प्रताप की तरफ से महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए कौन कौन आ रहा है तो मैं बताता हूं। एक तो आपके राम सिंह तोमर, जिसकी अकबर के साथ मिलती नहीं थी, राम सिंह तोमर ग्वालियर से थे आपके। कहते हैं कि राम सिंह तोमर अपने पुत्रों के साथ आए थे, जैसे सालीवान, भवानी सिंह, प्रताप, और आपके हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था और लड़ते हुए सारे के सारे मारे गए थे। राम सिंह तोमर और एक आपके कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत, क्योंकि सलूम्बर का सेनापति कौन है आपका? कृष्णदास चुंडावत। एक कहते हैं कि आपका पुंजा भील, पुंजा भील, ये भीलों का नेतृत्व करे। तो इस प्रकार में आपके अकबर और आपके मानसिंह के मध्य या अकबर के मध्य एक युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध कौन सा है? आपका हल्दी घाटी का युद्ध। एक बात और याद रखना, अगर इस युद्ध की स्पेशल पूछ लिया जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध कब हुआ था, इसके अनुसार आपके गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा का नाम लेके पूछा जाए तो कहते हैं कि गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को बताया था कि ये 21 जून को हुआ था। लेकिन आपकी आरपीसी वाली जो किताब है वो सारी बताती है 18 जून, तो हमें तो 18 जून ही याद रखना है। पर पर्टिकुलर नाम दे के पूछ लिया जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ, तो आपके 21 जून को हुआ। अब कहते हैं कि इनके मान सिंह और आसफ खां के साथ साथ एक व्यक्ति और आया था, आपने नाम सुना होगा, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, एक इतिहासकार है आपका बदायूनी। पूरा नाम तो इनका आपका अब्दुल कादिर बदायूनी है, आप इतना याद रखो बदायूनी। कहते हैं इनकी एक किताब है आपकी तो खब, इनकी किताब है, एक सेकंड नाम थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। किताब है आपकी मुंतखब उत तवारिख। कहते हैं कि इतिहासकार आपके, इनका पूरा नाम है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी, और इन्होंने कहा कि मुझे भी युद्ध में जाना है। तो कहते हैं कि मान सिंह, आसफ खां और आपके अन्य जो मुगल सेना थे, उन्होंने कहा बदायूनी जी आप क्या करोगे, आप पेन डॉट घिसने वाले व्यक्ति हो, युद्ध में तलवारें चलेगी, आप क्या करोगे? लेकिन बदायूनी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे युद्ध में जाना है, और जाके जो ये मेरी दाढ़ी है ना, मुझे जिहाद करना है और हिंदुओं के खून से मुझे अपनी दाढ़ी रंगनी है। तो याद रखना बदायूनी से 2-3 सवाल बनेंगे आपके। एक तो कि बदायूनी की पुस्तक कौन सी, तो मुंतखब उत तवारिख। एक हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है? कैसा इतिहासकार आपका? प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार, तो हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे आपके बदायूनी। और इनकी पुस्तक कौन सी? आपकी मुंतखब उत तवारिख। आगे बात करता हूं। कहते हैं कि महाराणा प्रताप और आपके मानसिंह के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं 2-4 बातें आपको और बता देता हूं कि जो अकबर है, अकबर इस हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहां पर बनाता है? योजना कहां पर बनाता है? तो आपकी योजना बनाता है मेगजिन दुर्ग में। कहां पर? आपकी मेगजिन दुर्ग में, ये याद रखना। इसके अलावा कहते हैं जब आपके इधर सेना खड़ी है, ये सेना है आपके मान सिंह की, किसकी? आपकी मान सिंह की। और इधर सेना खड़ी है किसकी? आपकी महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की। तो कहते हैं कि जब इन दोनों में युद्ध हुआ
तो कहते हैं कि प्रताप की पहली टुकड़ी ने इतना जबरदस्त आक्रमण किया था, इतना जबरदस्त अटैक किया था कि ये जो सैनिक है ये आपके पीछे की तरफ भागने लगे। कहने का मतलब आपकी मान सिंह की जो टुकड़ी है, अकबर की जो टुकड़ी है, उनके पैर उखड़ गए थे आपके मेवाड़ी सरदारों का, इतना जोरदार हमला था पहला पोत। तो कहते हैं कि आसफ खां है, आसफ खां, इस आसफ खां के पास खड़े थे बदायूनी। कौन? आपके आसफ खां के पास खड़े बदायूनी। इधर आपका आसफ खां है और आसफ खां के पास खड़े थे बदायूनी। और बदायूनी आसफ खां से पूछता है कि आसफ खां मुझे ये बता, मैं तीर चलाऊं किस पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर प्रताप के टुकड़े ने इतना जबरदस्त आपका आक्रमण किया, इधर आपके प्रताप की टुकड़ी आ रही है और आपकी अकबर वाले पीछे की तरफ भागने लगे। तो कहते कि आसफ खान ने कह दिया कि बदायूनी तू तो आंख बंद कर और आंख बंद करके तीर चला। मरने तो दोनों साइड में हिंदू ही है और तुझे तो अपना जिहाद करना था, अपनी दाढ़ी को हिंदुओं के खून से रंगना था, तो तेरे भले तो कौन से ही मरे, मरने तो हिंदू ही है। तो कहने का मतलब बदायूनी की अगर पुस्तक मुंतखब उतवारी ढंग से पढ़ी जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रताप की टुकड़ी ने किस प्रकार का हमला किया था। लेकिन कहते हैं कि जब ये सेना इधर भाग रही है तो इनमें से एक सैनिक का नाम मिलेगा आपको, मिहेत्तर खां। कौन? आपका मिहेत्तर खां। और कहते हैं कि इस मिहेत्तर खां ने आपकी झूठी अफवाह फैला दी थी कि अकबर स्वयं आ रहा है, सेना लेके अकबर क्या आ रहा है, आपका स्वयं आ रहा है, बड़ी महाराणा आपका जो बादशाह मुगल है वो शाही सेना लेके आ गए। इसलिए सेना के थोड़े से हौसले बंधे और सेना ये रुकी। और इधर आपका मानो यहाँ पे, आपका यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ऐसा मानो कि आपका मानसिंह खड़ा है। कौन? आपका मानसिंह। और मानसिंह अपने हाथी पे था और उस हाथी का नाम था मर्दाना। ये सारा मैं जिक्र करूंगा, एक बार आप युद्ध की स्टेटिक समझो कि युद्ध किस प्रकार से हो रहा है। और इधर है आपके महाराणा प्रताप। कौन? आपके प्रताप। और प्रताप जब देखते हैं कि मानसिंह है वो आपका ऐसे, ये कोई मान लो आप ये हाथी है और हाथी के ऊपर आपकी, ये हाथी के ऊपर आपका होदा लगा और इसके अंदर आपका मानसिंह बैठा है और इधर से आपके आते हैं प्रताप। और कहते हैं कि प्रताप अपने घोड़े चेतक पर आते हैं और वो आपके मानसिंह के सामने आते हैं। और चेतक इतना समझदार था कि आपके मानसिंह की भावना को समझ जाता है और जो अपने आगे के पेड़ थे वो आपके इस मर्दाना हाथी के सूंड के ऊपर टिका देता है। और प्रताप अपना भाला उठाते हैं और भाला चलाते हैं मानसिंह की ओर और कहते हैं कि भाले का वार इतना जबरदस्त था कि आपका भाला उसके इस होदे में जाके लगता है और मानसिंह किसी भी प्रकार से बैठ के अपनी जान बचा लेता है। इस प्रकार का अटैक किया गया आपके महाराणा प्रताप द्वारा। लेकिन कहते हैं कि जब आपका चेतक वापस अपनी टांग उतार रहा था तो जो मर्दाना हाथी था उसके सूंड के आगे खंजर लगाए हुए थे और खंजरों से आपके महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक घायल हो जाता है, उनकी टांगे कट जाती है, अब घोड़ा चलने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने स्वामी को इस चीज का एहसास नहीं होने देता है। कहते हैं कि युद्ध में आपका इस प्रकार की कंडीशन हुई तो मानसिंह को, आपके महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर जाना पड़ा, युद्ध से बाहर जाना पड़ा। और युद्ध से जब बाहर गए तो जो आपके महाराणा प्रताप का राज चिन्ह है, कि महाराणा प्रताप का मुकुट है, इस मुकुट को एक बंदे ने धारण किया और वो थे आपके झाला बिदा। कौन थे? आपके झाला बिदा। और इनको झाला मान सिंह भी कहा जाता है या झाला मान भी कहा जाता है। वो खानवा का युद्ध याद करो जिसमें राजमुकुट धारण करके आपके झाला अज्जा ने युद्ध किया था और यहाँ पे फिर एक झाला ये जिम्मेवारी ले रहा है कि प्रताप आप युद्ध से बाहर जाओ, आपका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो मेवाड़ की जनता की आस जिंदा है। इसलिए महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर चले जाते हैं अपने चेतक को लेके और उनका राज चिन्ह धारण करता है कौन? आपका झाला बिद्दा या झाला मान, और लड़ते हुए मारा जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप अपने चेतक को बाहर लेके जाते हैं तो एक नाले में गिरने से बाद में आपके चेतक की भी मृत्यु हो जाती है और बलीचा गांव के अंदर आपके चेतक की समाधि बनी हुई। लेकिन कहा कि जब आपके प्रताप युद्ध से बाहर जा रहे थे तो दो उनके मुगल सैनिक थे वो इनका पीछा कर रहे थे और जब इस चीज को देखा तो इनका भाई था शक्ति सिंह प्रताप का,
जो उस समय आपके अकबर की सेना में था। लेकिन कहते अकबर की सेना में था, लेकिन फिर भी भाई के प्रति प्रेम उमड़ गया और वो इन दोनों सैनिकों का पीछा करता है और इन दोनों सैनिकों को मार देता है। आपने गाना सुना होगा, एक गाना चलता है, ओ नीला घोड़ारा असवार हमारा सुनता जइयो रे। ये शक्ति सिंह आवाज लगाता है अपने भाई को, क्योंकि चेतक उस आपके नीला घोड़ा था, तो नीला घोड़े के नाम से उन्हें पुकारा भी जाता है, कहा जाता है कि वो नीला घोड़ारा असवार हमारा सुनता ही जय जोरे सुनता है। और प्रताप देखते हैं कि ये कहने वाला कौन है, तो शक्ति सिंह को पहचान जाते और कहते शक्ति सिंह भाई अपने प्रताप से माफी मांगता है और माफी मांग के उनको अपना घोड़ा देता है। और आपके शक्ति सिंह के घोड़े का नाम था नाटक, और अपना घोड़ा प्रताप को दे देता और प्रताप आपके युद्ध स्थल से बाहर चले जाते। लेकिन कहते कि इस समय आपके मान सिंह की सेना को भी बहुत नुकसान हुआ था और मान सिंह की सेना भी आपके युद्ध से बाहर चली गई थी और अपने कैंप वगैरह लगा लिए थे। आपका बदायूं तो ये कहता है कि जब हमने कैंप लगाया था तो इनके चारों तरफ आपके पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें चिन ली थी, ताकि उनको डर लगता था कि आपके प्रताप की सेना कभी भी उन पर हमला ना कर दे। और कहते हैं कि प्रताप भी चले गए और ये सेना भी चले गई और ये आपके मान सिंह और आपके आसफ का गए अकबर के पास। तो कहते हैं कि अकबर ने पूछा कि आपने युद्ध जीत लिया, तो कहा कि युद्ध नहीं जीता। तो क्या मान सिंह युद्ध में आपका महाराणा प्रताप युद्ध में मारा गया? नहीं मारा गया। तो क्या आपने महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया? तो बंदी नहीं बनाया। तो क्या आपके महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बादशाह अकबर ने कहा तो फिर तुम क्या लोग सोच के आए हो मेरे पास, क्या मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा? तो कहते हैं कि आपके अकबर बादशाह ने मान सिंह और आसफ खां का डोडी बंद करवा दी थी। क्या बंद करवा दी थी? आपकी डोडी बंद करवा दी थी। इन दोनों की डोडी का मतलब राज दरबार में आना बंद कर दिया था कि आज के बाद मुझे दिख मत जाना। और इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। आप कैसे मान सकते हो अकबर की विजय हो रही है? क्या मान सिंह अकबर को बंदी बनाने में सफल हुआ? नहीं हुआ। क्या मान सिंह अकबर को अधीनता स्वीकार कराने में सफल हुआ? नहीं हुआ। क्या महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? नहीं मारा गया। तो पहले की जो किताबें थी वो लिखती थी आपकी कि इसमें आपके अकबर की विजय हुई थी, लेकिन आपके महाराणा प्रताप की नैतिक विजय हुई थी। प्रयास तो वो भी कर रहे थे बताने का, लेकिन आजकल के तो इतिहासकारों ने स्पष्ट लिखना प्रारंभ भी कर दिया कि वास्तव में आपकी जीत हुई थी वो आपके महाराणा प्रताप की हुई थी। क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मान सिंह और आसफ खां युद्ध जीत के अपने बादशाह के पास जाते तो बादशाह इतना मेंटल नहीं है, बादशाह इतना मूर्ख नहीं है कि जो युद्ध जीत के आए सेनापति उनका राज दरबार में आना बंद करवा दे, डोडी बंद करवा दे। इसके अलावा अगर युद्ध जीत के जाते तो 1576 में आगे अकबर स्वयं आक्रमण नहीं करता, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके अकबर ने 1576 में उदयपुर पर आक्रमण किया था और उदयपुर पर अधिकार करके उदयपुर का नाम बदलकर आपका मोहम्मदाबाद कर दिया था। इस प्रकार के युद्ध में याद रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो आपकी विजय तो महाराणा प्रताप की हुई थी, क्योंकि मान सिंह जो था, जो आसफ खां था, वो अपने एक भी उद्देश्य में पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके मैं आगे की बात करूं कि इस युद्ध के अन्य क्या नाम है। इस युद्ध के कुछ अन्य नाम है। अन्य नामों की मैं बात करूं, एक तो इन्हें कहा जाता है आपके खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? आपके खमनोर का युद्ध। तो खमनोर का युद्ध इन्हें किसे कहा? तो याद रखना आपके अबुल फजल ने। कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाला इतिहासकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? आपका अबुल फजल। इसके अलावा गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध कह रहा है आपका बदायूं ने। बदायूं ने, आपका जो अब्दुल कादिर बदायूं है, जो आपका प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है, वो इस युद्ध का क्यों कह रहा है? गोगुंदा। क्योंकि एक तरफ आपके गोगुंदा की पहाड़ियां, एक आपके खमनोर की पहाड़ी, इनके बीच में एक आपका दर्रा है, उस दर्रे में युद्ध लड़ा गया। तो आपका जो अबुल फजल है वो इस युद्ध को आपके खमनोर का युद्ध कह रहा है, और जो आपका बदायूं है वो आपके गोगुंदा का युद्ध कह रहा है। इसे आपके मेवाड़ का या मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया है।
मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया। और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? तो आपके कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड। तो टोड जी को तो अपने वाली याद आई, मैं बताऊंगा, ये आपकी थर्मोपली याद रखना। आगे एक नाम और आएगा मेवाड़ का मैराथन, तो मैं इन दोनों को साथ में बताऊंगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार इतना याद रखो कि मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को कहा जा रहा है? तो आपके हल्दी घाटी के युद्ध को। ये आपके हल्दी घाटी के युद्ध के नाम है। इसके अलावा इससे आपके बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? तो एक आपके इतिहासकार हुए हैं आदर्श श्रीलाल वास्तव। आदर्श श्रीलाल वास्तव। आदर्श श्रीलाल वास्तव। तो ये आपके नाम याद रखना कि इस युद्ध के, इसको आपके जो मेवाड़ी इतिहासकार है वो कुछ इसे आपके मोलेला और लोसिंग का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी बताऊंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ने अपनी अपनी सेना का जो अंतिम पड़ाव था मोलेला में लगाया था और दूसरे योद्धा ने अपनी सेना का अंतिम पड़ाव लोसिंग में लगाया था, इसीलिए इसको मोलेला लोसिंग का युद्ध भी कहा जाता है। किसने क्या लगाया वो भी बताता हूं। और ये कहते हैं आपके मेवाड़ी इतिहासकार। मेवाड़ी इतिहासकार। तो ये इस युद्ध के अन्य नाम हो गए। इस युद्ध से थोड़ी बहुत आपकी जुड़ी हुई बातें और है, पर वो हम आपकी जिक्र करेंगे कल कि किसने आपका मोलेला में शिविर लगाया, किसने आपका लोसिंग में शिविर लगाया, आपके महाराणा प्रताप के हाथियों के क्या नाम हुआ करते थे, आपके अकबर की सेना में कौन कौन से हाथी थे, बदायूं के अनुसार इनके कितने सैनिक थे, और आपके कवि राजा श्यामल दास के अनुसार इनके कितने सैनिक थे। लेकिन वो जो मैंने बताया था आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, याद रखना आप कि आज हमने पढ़ा क्या क्या, पहले वो देखो। हमने आपका देखा पहले कि आज पढ़ना क्या है, तो आपका महाराणा प्रताप। उसके बाद में थोड़ी सी जो आपके उदय सिंह की बात रही थी, उदयपुर की स्थापना और उदय सागर झील। फिर हमने आपका पर्टिकुलर स्टार्ट किया था महाराणा प्रताप की शासन कब से कब तक, तो 72 से 97। पिता उदय सिंह, माता जीवंताबाई, जन्म 9 मई 1540 रविवार के दिन, या फिर अपने मम्मियों के अनुसार, अपने घर वालों का जो कैलेंडर है उनके अनुसार तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के अनुसार। इनकी पत्नी कौन है? तो अजबदे पंवार। जन्म स्थान कहां पर हुआ? तो जूना कचहरी। जूना कचहरी कहां पर? आपकी बादल महल में। बादल महल कहां पर? आपका कटारगढ़ में। और कटारगढ़ कहां पर पड़ता है? आपके कुंभलगढ़ में। तो महाराणा प्रताप का बचपन कौन से दुर्ग में बीता था? तो याद रखना आपका कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप के पुत्र कौन है? तो अमर सिंह। बचपन का नाम इनका कीका, साहित्य नाम पाथल, और इसके अन्य नाम तो हल्दी घाटी का शेर और आपका वीर शिरोमणि। फिर हमने देखा कि प्रताप आपका 28 फरवरी 1572 में जब आपके महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उस समय जब महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो आपका थोड़ा सा जिक्र चला था कि आपका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो प्रताप को तलवार किसने बांधी थी? तो करसनदास चुंडावत ने। और करसनदास चुंडावत कौन है? तो ये आपके लुम्बर के सामंत है। और मैंने बताया था कि राज तिलक का अधिकार या राजा किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, इसमें सलूम्बर वाले के सामंत की इच्छा जाहिर होनी चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए। और वो एक और व्यक्ति कौन आपके? तो अखेराज सोनगरा। प्रथम राज्याभिषेक कहां पर हुआ था इनका? गोगुंदा में हुआ था। लेकिन जगमाल जो आपका राजा बनना चाहता था, जो धीरभाई भटियाणी के कहने पर उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो आपके अकबर की सेवा में चले गए थे। विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब हुआ या कहां पर हुआ? तो कुंभलगढ़ में हुआ था। और इस राज्याभिषेक में भाग किसने लिया था? तो हमने देखा था कि मारवाड़ के महाराजा चंद्रसेन ने इसमें आपका भाग लिया था। द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल चार्ट कि जब आपका महाराणा प्रताप राजा बना तो अकबर संधि करना चाहता है, तो संधि के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा। मैंने ये स्पष्ट आपको बताया है एक एक को अच्छी तरह से। जलाल खां करोची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ठीक है, लेकिन ये असफल आपके हो जाते। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576। लेकिन स्पेशल नाम पूछ लिया जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ था, तो आपका 21 जून 1576 को।
ये कहाँ पे पड़ता है? तो खमनोर राजसमंद में। कौन सी नदी के पास? तो बनास नदी के पास। और जो बनास नदी का जो एरिया है, जो पथरीली पहाड़ियां हैं, जो झाड़ीदार कांटेदार रास्ता है, उसमें एक मैदान पड़ता है, वो कौन सा? आपका रक्त तलाई। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। क्या अकबर स्वयं आया? तो अकबर स्वयं नहीं आया। तो कौन आया? मानसिंह आसफ खां सेनापति, इन्हें नियुक्त किया गया था, मानसिंह को। और मानसिंह को प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति आपका नियुक्त किया गया है। एक आपके आसफ का है, लेकिन एक इतिहासकार इनके साथ आए थे, और वो कौन थे? आपके बदायूनी। बदायूनी की पुस्तक कौन सी आपकी? तो मुंतखब उते तवारिख। याद रखना, पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष दृष्टाकार इतिहासकार कौन है, तो कौन हो जाएगा? आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके बाद हमने देखा किस प्रकार अकबर ने इस दुर्ग की योजना या इस युद्ध की योजना कहां पे बनाई थी? मैगजीन में। किस प्रकार आपका युद्ध होता है? इधर आपका महाराणा प्रताप की सेना है। कौन आपके महाराणा प्रताप जब युद्ध से बाहर जाता है तो कौन आपका राजचिन्ह है, जो मुकुट है राजा का, वो धारण करता है? तो वो झाला बिदाया मान। या फिर एक इन व्यक्ति का नाम याद रखना कि आपके अकबर के युद्ध में आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी? तो मिहिर खां ने फैलाई थी। अकबर ने मानसिंह और आपके आसफ खां की ड्यूटी बंद क्यों करवा दी थी? क्योंकि युद्ध में वो अपना एक भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य क्या क्या नाम है? तो खमनोर का युद्ध आपके अबुल फजल ने का है। गोगुंदा का युद्ध आपका बदायूनी ने का है। मेवाड़ की थर्मोपली तो कर्नल जेम्स टोड ने का है। बादशाह बाग का युद्ध तो आदर्शी श्री लाल वास्तव ने का है। और मोलेला लोसिंग का युद्ध तो मेवाड़ी इतिहासकारों ने का है। धन्यवाद साथियों। और हम आपका इस युद्ध से थोड़ी भी बची हुई कुछ बातें और है, वो आपकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।